नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अफलन के टॉपिक के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी किसान या किसी भी व्यक्ति के फसल या फल या किसी पौधे को लगाने के पीछे मुख्य ध्येय जो उसका रहता है वो ये रहता है कि इसकी प्रॉपर टाइमिंग के बाद उसे एक तरह से उपज मिलेगी, और अगर उसे अच्छी उपज मिलेगी तो उसे अच्छा पैसा अर्न होगा और जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण अफलन होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी अफलन के बारे में। और इस टॉपिक से भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि देखी जाए, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वो भले प्रोटोएंड्री हो गया, प्रोटोगाइनी हो गया, वो आप अपूर्ण पुष्प बनना हो सकता है, किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं अफलन की। और अफलन के बारे में इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इसी की डेफिनेशन से शुरू होता है। कहा जाता है या पूछा जाता है अफलन किसे कहते हैं? तो उद्यान में फल वृक्षों द्वारा उत्पादन नहीं देना या कम गुणवत्ता का उत्पादन देना क्या कहलाता है? अफलन कहलाता है। सीधी सी गणित है विद्यार्थियों, उद्यान में फल वृक्ष क्या या तो आपको बहुत कम प्रोडक्शन दे या प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो गुणवत्ता खराब हो, ऐसी अगर स्थिति हो रही है तो उसकी गिनती हम किस में करेंगे? अफलन में करेंगे। मान के चलिए एक एग्जाम्पल देखिए कि आपने अनार का बगीचा लगाया, आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है लेकिन किसी कारण से, किसी इकाई के विकार कह दीजिए, आपके फल फट गए। प्रोडक्शन खूब हुआ है, आपको जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है लेकिन फल फट गए, तो क्या उस किसान को उतना पैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही अफलन की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अफलन की, तो उद्यान में फल वृक्षों द्वारा फल उत्पादन नहीं देना, कम देना या कम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देना अफलन की श्रेणी में आता है। अब बात करें, एक टर्म्स और पूछी जाती है, उद्यान की अनुत्पादकता, अनप्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्चार्ड। तो उद्यान की अनुत्पादकता से तात्पर्य है दोस्तों लागत अगर आपकी अधिक आ रही है और आपको आमदनी कम मिल रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति हो रही है, तो वो उद्यान आपके लिए अनुत्पादक कहलाएगा। सीधे शब्दों में लागत अधिक आय कम उद्यान की अनुत्पादकता को दर्शाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अफलन के कारण क्या क्या है, किन कारणों से अफलन होता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये टेबुलेशन फॉर्म आप देख रहे हैं। अफलन के मुख्यतः दो कारण बताए गए, पहला आंतरिक कारण और दूसरा बताया जाता है बाह्य कारण। दोस्तों बात करेंगे हम पहले आंतरिक कारणों के बारे में। आंतरिक कारण का मतलब ये होता है कि वो पौधे के आंतरिक रूप से किसी न किसी प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है जो अफलन का कारण बन रही है। तो आंतरिक कारणों को दोस्तों वापस तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, यानी भगवान ने इन फल वृक्षों के अंदर ऐसा फिनोमिना डाल दिया है, ऐसी प्रवृत्ति डाल दी है विकास में कि वो अफलन को बढ़ावा देती है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें अनुवांशिक प्रभाव, यानी कुछ न कुछ जेनेटिक्स में या जीन्स में ऐसी कोई समस्या आ जाती है जिससे अफलन होता है। और तीसरा होता है कायिकीय प्रभाव, यानी आपका उसमें CN रेशियो हो गया, परागण में दूरी हो गई, ऐसे कुछ कारण हैं। तीन कारणों को मिला के अफलन के आंतरिक कारण माने जाते हैं। अब दोस्तों जल्दी हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर दो चार ऐसी चीजें हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार टेबुलेशन फॉर्म में पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों पहले टॉपिक की बात करें फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, तो उसे वापस चार भागों में बांटा गया है और उसमें माना जाता पहला अपूर्ण पुष्प बनना। अब दोस्तों हमने उस दिन भी पढ़ा था जब हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, पुष्प के चार भाग होते हैं, उसमें अगर जनन भाग में कहा जाए तो मेल भाग और फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ बनते हैं। अब कुछ में तो एक साथ बनते हैं लेकिन कुछ में क्या होता है, केवल मेल फ्लावर बनेगा, कुछ में केवल फीमेल फ्लावर बनेगा। अब ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मोनोसियस डायोसियस दोनों को विस्तार से। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण पुष्प कहेंगे। और अगर किसी प्लांट पे, किसी फ्लावर पे केवल फीमेल पार्ट या फीमेल फ्लावर बन रहा है
तो फिर या फिर केवल मेल फ्लावर बन रहा है तो परागण में समस्या आती है, पॉलिनेशन में समस्या आती है, और ऐसी स्थिति किसको बढ़ावा देती है? अफलन को बढ़ावा देती है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम विषम वर्तिकात्व की, और यह शब्द बहुत बार पूछा हुआ, इसे हेटेरोस्टाइली कहते हैं, हेटेरोस्टाइली कहते हैं। अब दोस्तों हेटेरोस्टाइली होता क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें वर्तिकाग्र जो है वो बड़े हो जाते हैं और पुंकेसर छोटे रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, और ये जो स्थिति है अफलन का कारण भविष्य में बनती है। उसके बाद तीसरी आती है दोस्तों डाइकोगेमी, और डाइकोगेमी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजनन काल में विभिन्नता। अब दोस्तों इसमें होता है क्या है, मुख्यतः डाइकोगेमी में किसको एंटर किया जाता है, किसको लिया जाता है? इसमें दो कंडीशनें आती है, प्रोटोगाइनिर प्रोटोएंड्री। हमने जब थोड़ा थोड़ा पॉलिनेशन पढ़ा था वहां भी इस चीज को पढ़ चुके हैं हम। प्रोटोगाइनी एवं प्रोटोएंड्री कंडीशन को हम डाइकोगेमी में लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके प्रजनन काल में परिपक्वता में भिन्नता आ रही है, प्रजनन काल की परिपक्वता में भिन्नता आ रही है। किस प्रकार? किसी फल में, किसी पौधे में पहले मेल फ्लावर पक रहा है, मेल फ्लावर में परिपक्वता आ रही है, और फीमेल फ्लावर में बाद में आ रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्रोटोएंड्री कहेंगे। और उदाहरण की बात करें तो मेज, और किसी में फीमेल फ्लावर पहले परिपक्व हो रहे हैं, मेल बाद में हो रहे हैं, तो बाजरा प्रोटोगाइनी कंडीशन में आता है। उसके बाद दोस्तों बात करें चौथी, इंपोर्टेड पोलन या परागकणों की नपुंसकता। अगर दोस्तों परागण ही नपुंसकता लिए हुए हो तो ऐसी कंडीशन में परागण की क्रिया नहीं होती है, और अगर परागण की क्रिया नहीं होगी तो वो अफलन को बढ़ावा देती है। ये पहली हो गई फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, यानी ये इसके खुद के विकास पे डिपेंड कर रही है। फूल अपूर्ण बनाए अफलन होगा, विषम वर्तिकात्व है, वर्तिकाग्र बड़ा हो गया अफलन होगा, डाइकोगेमी प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी कंडीशन हो रही है अफलन होगा, अगर परागण की नपुंसकता है अफलन होगा। दूसरी कंडीशन बात करें दोस्तों इसके जेनेटिक संबंधी या इसके आनुवांशिक प्रभाव संबंधी, तो दोस्तों इसमें पहला आता है इनकम्पेटिबिलिटी या असंगतता। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, परिपक्व पुष्प पूरे जन्नांग जो है पुष्प के मेल फीमेल एक ही फ्लावर पे विकसित है, पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन उसके बाद में कुछ कमियों और कुछ खामियों की वजह से फल बनने की क्रिया नहीं होती है, इसे इनकम्पेटिबिलिटी या असंगतता कहते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों अगली बात स्वबंध्यता। अब इसमें भी कंडीशन क्या है, फ्लावर पूरा है, परिपक्व है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन स्वयं के परागकण से उसको पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो सकती। आगे हम समझेंगे इसको क्लियर। यानी अगर एक पौधा है, आंवले का आप उदाहरण ले लेते हैं, आंवले में ही सबसे ज्यादा स्वबंध्यता पाई जाती है। आंवले का एक पौधा है, उसका एक फ्लावर है, उस पौधे के फ्लावर से उसी के वर्तिकाग्र पर पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो सकती, इसे स्वबंध्यता कहते हैं, और इसका जो मुख्य उदाहरण है वो आंवला है। अगर अगली बात करें दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन या संकरीकरण की, तो जब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गुणसूत्रों का असमान विभाजन हो जाता है, और असमान विभाजन होने के कारण पॉलिनेशन के बाद में फल बनने की क्रिया में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे आंतरिक कारणों में तीसरे प्रकार काई के प्रभाव के कारण या काई के प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी मुख्यतः 3 उप कारण और माने जाते हैं काई के प्रभाव में। पहली अगर बात करें तो किसी कारणवश अगर पॉलिनेशन या परागण की क्रिया में अगर देरी हो रही है तो वो भी आपके अफलन की क्रिया को प्रभावित करती है। उसके बाद में दूसरी बात करें परागनली की वृद्धि में अगर अनियमितता है तो वो भी परागण की क्रिया को प्रभावित करेगी, और परागण की क्रिया सीधा सीधा आपके उपज को कम करती है। उसके बाद हम तीसरे कारण के तरफ जाएंगे दोस्तों, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, CN रेशियो जिसे हम कहते हैं, और ये CN रेशियो फल उत्पादन या फ्रूट सेट में बहुत ज़्यादा योगदान रखता है। इसलिए
तीन मुख्य कारण माने गए हैं दोस्तों आंतरिक कारणों में। पहला फल वृक्ष की विकासीय प्रवृत्ति, दूसरा आनुवंशिक प्रभाव, तीसरा काई के प्रभावों की स्थिति। उसके बाद हम बाहरी कारणों के बारे में बात करें दोस्तों तो पहला आता है प्रतिकूल मौसम। और हम जानते हैं कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति, चाहे वो अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, आंधी हो गई, तूफान हो गया, या ओले हो गए, या बेसमय बारिश हो गई, तो ऐसी सारी स्थितियां क्या करती है दोस्तों, मान लीजिए आपकी जो फसल है या जो पौधे हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पे है, तेज हवा आंधी चल गई, फ्रूट सारे ड्रॉप हो गए, आपके फल नहीं बने, आपका अफलन की क्रिया हो गई। अगर आपके बहुत अच्छे फ्रूट सेट हो गए, बहुत अच्छी फसल लदालद है, लेकिन आंधी आ गई, पूरा का पूरा जो आपका बगीचा था वो गिर गया, टूट गया, या फल ड्रॉप हो गए, आपका कौन सी क्रिया हो गई, अफलन हो गया। यानी प्रतिकूल मौसम की कोई भी स्थिति आपके फलन को प्रभावित कर सकती है, आपके उपज को अफलन की तरफ ले जाने में अपना योगदान दे सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें पोषक तत्वों की स्थिति की, तो हम ये जानते हैं कि हर एक पोषक तत्व का अपना एक अलग उपयोग है, अलग कार्य है। तो अगर फ्लावरिंग स्टेज पे जब हमें फ्रूट सेट करने वाले पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उस वक्त अगर हम किसी कारणवश या जानकारी के अभाव के वश में हम नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व को दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी और आपके जितने भी फ्रूट बनने थे वो नहीं बनेंगे और उपज में आपको लॉस होगा। उसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें, सिंचाई। अगर आपने सिंचाई भी असमय दी, आप भी जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे सिंचाई दे दी आपने, फ्रूट सारे ड्रॉप फ्लावर बन रहे थे, फ्लावर से फ्रूट सेट की प्रोसेस चल रही थी, आपने पानी दे दिया, पानी दिया, एब्सिसिक लेयर बनी, आपके जितने भी छोटे फ्रूट सेट थे या छोटे छोटे फ्रूट बन रहे थे वो गिर गए, आपकी ये जो है सिंचाई थी आपके फलन को या आपकी उपज को अफलन की तरफ ले गई। तो सिंचाई नियमित होनी चाहिए, समय पे होनी चाहिए, वही लाभदायक सिद्ध होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कीट एवं रोग की, तो किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग हो गया, आपकी बहुत अच्छी फसल को कम गुणवत्तापूर्ण या फल उत्पादन नहीं होने की तरफ अग्रसर करता है, तो ये भी एक मुख्य टॉपिक माना जाता है। कीट एवं रोग अफलन का मुख्य कारण माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कटाई छटाई की। कटाई छटाई के संदर्भ में दोस्तों कहा जाता है कि बहुत सारे फल वृक्ष हैं जिनको कटाई छटाई की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। जैसे हम बात कर ले बेर या अंगूर की, हमने अगर समय पे कटाई छटाई नहीं की, अगले साल उसमें फ्रूट सेट नहीं होंगे, फ्लावर नहीं आएंगे, आएंगे तो कम गुणवत्ता के आएंगे। अब हमने कटाई छटाई समय पे नहीं की, फ्लावर नहीं आए, या हमने ऐसे समय पे कटाई छटाई कर दी तब जब हमें कटाई छटाई नहीं करनी थी, तो भी आपके पुष्प नहीं आएंगे, परागण की क्रिया नहीं होगी और आपके उपज में ज्यादा हानि होगी। उसके बाद बाहरी कारणों में अंतिम कारण की बात करें दोस्तों, तो अनुपयुक्त भूमि के बारे में बात की जाती है। आपने बगीचा ही ऐसे स्थान पर लगा दिया या ऐसी भूमि में लगा दिया जहां पे वो फ्रूट सरवाइव नहीं कर सकता, वो सॉइल उसके लिए लाभदायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका जो बगीचा है उसकी लागत तो अधिक आएगी, आपको उपज कम मिलेगी और कुल मिला के ये अफलन की तरफ अग्रसर होगा। तो ये था दोस्तों एक टेबुलेशन फॉर्म में। बहुत जल्द हम इसके जो काई के आंतरिक कारण है, विकासीय प्रवृत्ति और आनुवंशिक प्रभाव, उसको हम थोड़ा डीप से पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उसके बाद में इसको मिटा के उसको थोड़ा सा डीप से पढ़ सकें। अफलन में दोस्तों हम बात कर रहे थे आंतरिक कारणों की, और आंतरिक कारणों में अगर हम बात करें फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, तो दोस्तों विकासीय प्रवृत्ति में हमने पढ़ा था कि विकासीय प्रवृत्ति में 3 तरह की विकासीय प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके कारण अफलन होता है। और उसमें पहली कौन सी, तो अपूर्ण पुष्प का बनना। अब दोस्तों अपूर्ण पुष्प में हमने ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इसको थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं। अपूर्ण पुष्प का मतलब क्या होता है, आपके किसी एक फ्लावर में या तो फीमेल फ्लावर होगा या फिर मेल फ्लावर होगा, दोनों फ्लावर एक साथ नहीं होंगे, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। और अगर अपूर्ण पुष्प होगा तो परागण की क्रिया है वो नहीं होगी, और परागण की क्रिया नहीं होगी तो फलन की क्रियाएं नहीं होगी और उपज में हानि मिलेगी। अब दोस्तों अपूर्ण पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। किस तरह के होते हैं, तो अपूर्ण पुष्प में पहला हम पढ़ें मोनोसियस।
मोनोसियस, और इसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में उभयलिंगी। हम पढ़ रहे थे मोनोसियस, मोनोसियस को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयलिंगी कहा जाता है। अब मोनोसियस या उभयलिंगी के लिए क्या चीज या क्या डेफिनेशन याद रखनी है दोस्तों? तो एक ही पादप पर नर एवं मादा पुष्पों का आना, एक ही पादप पर नर एवं मादा पुष्पों का होना मोनोसियस कहलाता है, या हम उसे उभयलिंगी कह सकते हैं। समझने के लिए दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण है कटहल। मान लीजिए ये पौधा है, इस स्थान पर मेल फ्लावर है और यहीं इस पौधे पर इसका फीमेल फ्लावर है, यानी फ्लावर तो अलग अलग हैं लेकिन एक ही पौधे पर हैं। तो ऐसी कोई रचना या ऐसी संरचना पाई जाती है पुष्प में या पादप में, तो उसे मोनोसियस पादप कहा जाता है, उभयलिंगी कहा जाता है। मोनो यानी एक, सीधा सीधा याद रखना दोस्तों, मोनो का मतलब होता है एक, और एक का मतलब एक ही पादप पर दोनों पुष्पों का होना मोनोसियस स्थिति कहलाता है। और मोनोसियस का अगर उदाहरण पूछ ले तो मोनोसियस का उदाहरण क्या है दोस्तों? मोनोसियस का उदाहरण है कटहल। अब दोस्तों दूसरी बात करेंगे डायोसियस की। डायोसियस, अब डायोसियस को हिंदी में कहा जाता है एक लिंगाश्रयी। ये इसका हिंदी नाम बता रहा है। एक लिंगाश्रयी मतलब एक पादप पर एक प्रकार का पुष्प ही होगा। किसी एक लिंग या एक पुष्प का होना एक लिंगाश्रयी पादप कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे डायोसियस कहते हैं, यानी नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होंगे, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? डायोसियस कहलाती है, एक लिंगाश्रयी कहलाती है। और बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों इसका पपीता और खजूर इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो हम अपूर्ण पुष्प की बात कर रहे थे, मोनोसियस यानी एक ही पादप पर अलग अलग स्थान पे नर एवं मादा पुष्पों का होना मोनोसियस या उभयलिंगी स्थिति कहलाता है। उदाहरण कटहल। अगर हम बात करें डायोसियस की, तो एक पादप पर एक ही पुष्प होता है, यानी दोनों पुष्प अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो पपीता और खजूर में। और पपीता में ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, इसीलिए लगभग हर पिट में 2 प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे मेल और फीमेल का रेशियो बना रहे। अगर ज़्यादा प्लांट मेल के निकल जाते हैं तो 2 में से 1 प्लांट को निकाल दिया जाता है। ये था दोस्तों अपूर्ण पुष्प के बारे में। अगली बात करेंगे हम हेटेरोसियस या विषम वर्तिकात्व। हेटेरोसियस स्थिति या विषम वर्तिकात्व के बारे में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि हेटेरोस्टाइली क्या है या विषम वर्तिकात्व क्या है। हेटेरोस्टाइली या विषम वर्तिकात्व दोस्तों इसमें होता क्या है, क्यों ये अफलन की क्रिया में अपना योगदान देता है? मुख्यतः जिन पुष्प में या जिन पादप के पुष्प में ये स्थिति पाई जाती है, वहां पे क्या होगा? वर्तिकाग्र का जो भाग है या जो वर्तिका है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बनिस्पत की पुंकेसर के। अब दोस्तों इस स्थिति को हम विषम वर्तिकात्व स्थिति कहते हैं। ये आपके हो गई पुंकेसर और इनको कहा जाता है वर्तिकाग्र। अब इस स्थिति में क्या होगा कि हमेशा या नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपके जो पुंकेसर होते हैं वो इस स्थान पर होते हैं, यहां से परागकण गिरते हैं वर्तिकाग्र पर और पॉलिनेशन की क्रिया होती है। लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं विषम वर्तिकात्व की स्थिति, तो इस स्थिति में क्या हो गया? पुंकेसर या पुतंतु आप कह सकते हैं वो छोटे रह गए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपके जो परागकण है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, परागण की क्रिया नहीं होगी और लास्ट में ये अफलन की स्थिति को उत्पन्न करेगा। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति पाई किस में जाती है? मुख्यतः जो इसका उदाहरण है वो बैंगन है दोस्तों, उसके बाद अनार,
और चीकू में भी विषमवर्तिकात्व देखा गया है। मुख्य उदाहरण जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो बैंगन है। विषमवर्तिकात्व किस में पाया जाता है? तो बैंगन में पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी फ्रूट में भी उदाहरण की बात हम करें, अनार और चीकू में हेटेरोस्टाइली या विषमवर्तिकात्व पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगली हम बात करें डाइकोगेमी की। तीसरा इसका कारण है डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, और इसे हिंदी में कहा जाता है जननांगों की परिपक्व काल में भिन्नता, परिपक्व काल में भिन्नता। छोटा सा पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं यहां से। डाइकोगेमी होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। हिंदी का नाम इसका अपने आप परिभाषा बता रहा है कि आप ऐसी स्थितियां पुष्प में देखेंगे जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर की परिपक्वता काल में, मैच्योरिटी पीरियड में समय में चेंजेज होता है। कभी कभी तो क्या हो जाएगा, आपका मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाएगा, कभी कभी क्या होगा, आपका फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाएगा। ऐसी जो स्थितियां बनती है वो डाइकोगेमी के अंतर्गत आती है। और डाइकोगेमी के अंतर्गत इस आधार पर दो स्थितियां आती है। अगर आपका मेल फ्लावर पहले परिपक्व हो रहा है, आपका मेल फ्लावर पहले परिपक्व हो रहा है, तो उसे हिंदी में पूर्वता और इंग्लिश में प्रोटोएंड्री कहते हैं। प्रोटोएंड्री नाम से हम सब जानते हैं दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन हिंदी से पूछ लिया जाता है। पूर्वता यानी पुंकेसर जो है पहले पक जाते हैं और आपके जो फीमेल पार्ट है वो बाद में परिपक्व होता है। ऐसी स्थिति को हम प्रोटोएंड्री या पूर्वता कहते हैं। और अगर इसके उल्टे या वाइस वर्सा कंडीशन में हम बात करें, ऐसे फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट या मादा पुष्प पहले परिपक्व होता है, तो उसे हिंदी में स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं। प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं। अब डाइकोगेमी हम बात कर रहे थे। डाइकोगेमी में दो प्रकार हो गए। अगर मेल फ्लावर पहले परिपक्व हो रहा है, प्रोटोएंड्री पूर्वता, फीमेल फ्लावर पहले परिपक्व हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रोटोगाइनी स्त्री पूर्वता। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि क्यों इसमें अफलन की क्रिया में ये अपना योगदान देती है। मोस्टली ये जिन फसलों में ये कंडीशन पाई जाती है, ये स्थिति पाई जाती है, वो फसलें क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें होती है। पर परागण उन फसलों में पाया जाता है। अब दोस्तों क्यों पाया जाता है, क्यों, उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रोटोएंड्री कंडीशन जो है वो मक्का में पाई जाती है और मक्का में नर और मादा फ्लावर की जो स्थिति होती है वो इस तरह होती है। ये इसका फीमेल फ्लावर होता है जिसे हम सिल्क बोलते हैं, और यहाँ पे इसका मेल फ्लावर होता है, इसे हम टेसल बोलते हैं, या हिंदी में इसे हम माजर बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ इसमें होता क्या है, प्रोटोएंड्री कंडीशन होती है, पूर्वता होती है, यानी इसका जो नर भाग है, मांजर भाग है, ये परिपक्व होता है कितने दिनों पूर्व, 7 डेज या 7 दिनों पूर्व ये परिपक्व हो जाता है। जबकि इसका जो फीमेल फ्लावर पार्ट है वो 7 दिन बाद में परिपक्व होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ये परिपक्व होके यहाँ तक पहुंचे गए परागण, तो क्योंकि ये परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। लेकिन दूसरे प्लांट पर जहां ये मैच्योर हो गए होंगी वहां पे इस तरह की क्रिया होगी, और इस पार्ट पे या इस फ्लावर पे किसी और प्लांट से पोलन ग्रेन्स आके पॉलिनेशन की क्रिया को पूरा करेंगे। तो ऐसी फसलों में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, भले ही वो प्रोटोएंड्री कंडीशन हो, भले ही वो प्रोटोगाइनी कंडीशन हो। तो ये था दोस्तों डाइकोगेमी के बारे में। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। यहां से डाइकोगेमी के उदाहरण पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटोएंड्री कंडीशन की, अगर हम बात करें प्रोटोएंड्री कंडीशन की, तो इसके उदाहरण होंगे। अगर फसल में बात करें दोस्तों तो मक्का, उसके बाद सीताफल,
कस्टर्ड एप्पल, हिंदी में जिसे हम सीताफल बोलते हैं, मक्का। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, प्यागा, चुकपाल, मोरिंगा, सेलेरी। प्यागा, चुकपाल, मोरिंगा, सेलेरी, इस तरह प्रोटो एंट्री की जितनी भी आपको सब्जियां हैं वो थोड़ी सी याद हो जाएगी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्याज से प्याज, गा से गाजर, चूस से चुकंदर, पाल से पालक, मोरिंगा जो सहजन है वो हो गया, उसके बाद सेलेरी, ये जो सलाद वाली सब्जी है उसको सेलेरी बोला जाता है, और ये आपकी प्रोटो एंट्री कंडीशन में आती है। अगर आपको प्रोटो एंट्री कंडीशन के उदाहरण पूछे जाएं, अनाजीय फसलों में पूछा जाए तो मक्का, अगर फल में पूछ लिया जाए तो सीताफल, और अगर आपको सब्जी में पूछा जाए तो प्यागा, चुकपाल, मोरिंगा, सेलेरी, यानी प्याज, गाजर, चुकंदर, पालक और मोरिंगा, सेलेरी। तो दोस्तों ये उदाहरण थे प्रोटो एंट्री के। उसके बाद बात करें हम प्रोटोगाइनी कंडीशन में के कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो प्रोटोगाइनी कंडीशन के उदाहरण की अगर हम बात करें दोस्तों, स्त्री पूर्वता। और प्रोटोगाइनी कंडीशन की अगर हम अनाजीय फसलों में बात करें तो बाजरा, चीकू, और यहां पे है गोभी, रताड़ू, मिर्च, भिंडी। तो गोभी में दोस्तों दोनों आ जाएगी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, रतालू, मिर्च और भिंडी। ये जो उदाहरण है ये आपके प्रोटोगाइनी कंडीशन के उदाहरण हैं। एक बार वापस देख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अगर प्रोटोगाइनी एंट्री कंडीशन की बात करें, अनाजीय फसलों में मेज, फ्रूट्स में आपके कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जिसे बोलते हैं, सब्जियों में प्याज, गाजर, चुकंदर, पालक, मोरिंगा और सेलेरी। अगर प्रोटोगाइनी कंडीशन की हम बात करें तो अनाजीय फसलों में बाजरा, फल में चीकू, और अगर सब्जी की बात करें फूल गोभी, पत्ता गोभी और रतालू, मिर्च और भिंडी में प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। अब दोस्तों यहां से अगर ये चीज या ये पूरी टेबल अपने को याद है तो अपन ये भी क्लियर कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इन सभी फसलों में कौन सा परागण पाया जाता है, तो पर परागण पाया जाता है। ये सभी फसलें पर परागित फसलें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइकोगेमी पाया जाता है, इनके जनन काल में भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आंतरिक कारण में पराग की नपुंसकता। अब इस स्थिति में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है दोस्तों कि ऐसे पोलन ग्रेन्स जो फर्टाइल नहीं होते हैं, जो जिनमें फर्टिलिटी नहीं होती है, ऐसे में फिर अफलन की क्रिया होती है, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फूल से फल बनने की क्रिया नहीं होगी। लेकिन आंतरिक कारण में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपूर्ण पुष्प यानी मोनोसियस और डायोसियस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका विषम वर्तिकात्व या हेटेरोस्टाइली से। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाए डाइकोगेमी, तो प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपका ये जो टॉपिक या पॉइंट है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति ये कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लेते हैं आनुवांशिक स्थिति या आनुवांशिक कारण। दूसरा है दोस्तों आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारणों की अगर दोस्तों बात करें तो हम पहली बात कर रहे थे असंगतता की, असंगतता। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका पुष्प है वो पूर्ण है, पुष्प क्या होगा, पूर्ण होगा, यानी मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, आपके फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परागण की क्रिया भी होगी, लेकिन बाद में क्या होता है, असंगतता होती है। परागण और परागकण प्लस बीजांड के अंदर असंगतता हो जाती है, दोनों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ऐसी स्थिति को हम असंगतता कहते हैं या इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। और अगर हम उदाहरण की बात करें
तो सेव इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, सेव में असंगतता पाई जाती है। दूसरी बात करें दोस्तों स्वबंध्यता, स्वबंध्यता, सेल्फ स्टर्लिटी। अब दोस्तों ये अपने नाम में बता रही है स्वबंध्यता, यानी किसी एक किस्म के परागकण द्वारा उसी किस्म के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया नहीं होना। तो हम बात कर रहे थे स्वबंध्यता के बारे में, और स्वबंध्यता में हमने ये बात कर ली थी कि किसी एक किस्म के पुष्प के परागकण उसी किस्म के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति को सेल्फ स्टर्लिटी या स्वबंध्यता कहा जाता है। और अगर उदाहरण की बात करें तो आंवले का जो पौधा है उसमें स्वबंध्यता पाई जाती है, इसीलिए आंवले का बगीचा लगाते समय 2 किस्म लगाने की सलाह दी जाती है। किसी एक किस्म को नहीं लगाएं, 2 किस्म लगाएं। यानी आपने इधर चकैया लगाई, यहाँ पे फिर Na7 लगा दी, तो क्या होगा, Na7 का जो परागकण है वो Na7 के लिए तो सेल्फ स्टाइल होगा, लेकिन चकैया किस्म के लिए वो फर्टाइल होगा। इसलिए इसके परागण से यहाँ, इसके परागण से इस किस्म, दोनों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया या परागण की क्रिया हो जाएगी, जिससे हमारे फल बनने की क्रिया में या फलन की क्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इनके उपाय के बारे में। अफलन से बचने की अगर दोस्तों उपाय की हम बात करें तो पहला जो उपाय है वो जड़ों की कटाई छटाई करना। यानी क्या होता है दोस्तों, इसमें पुष्प आने से 1 माह पहले, कितने समय पहले, पुष्पन क्रिया से 1 माह पूर्व या 30 दिवस पूर्व, 30 दिन पहले आपको जड़ों की कटाई छटाई करनी है, उसमें उर्वरक देना है, जिससे क्या होगा, आपकी फ्लावरिंग बढ़ेगी, और फ्लावरिंग बढ़ेगी तो परागण की क्रिया में और फलन होने में आपको वृद्धि मिलेगी और अफलन से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी बात करें दोस्तों छल्ला उतारना। अब छल्ला उतारना क्या होता है दोस्तों, तो ये CN रेशियो को मेंटेन करता है, CN रेशियो को मेंटेन करता है। इसमें क्या किया जाता है, आपका जो पौधा है उसकी जड़ों के ऊपर से इस तरह छल्ले निकाल दिए जाते हैं, बाहर की जो परत है वो निकाल दी जाती है, जिससे क्या होगा, आपके ऊपर से फ्लोएम से जितना भी फूड जड़ों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र होना थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे जितना भी फूड है वो आपके फ्लोरल एरियाज में काम आएगा, और उससे क्या होगा, आपका CN रेशियो बढ़ेगा और फ्लावरिंग बढ़ेगी, फ्लावरिंग से फ्रूट सेट ज़्यादा होंगे। तो इसी को हम छल्ला उतारना विधि कहते हैं। उसके बाद अगली बात करें उपाय में, तो हमें ऐसे पौधे या ऐसे वृक्ष लगाते समय हमें पराग देने वाले वृक्ष लगाने चाहिए। कहाँ लगाने चाहिए, तो स्वबंध्य जातियों में, जहाँ पे सेल्फ स्टर्लिटी पाई जाती है। हमने बात की थी सेल्फ स्टर्लिटी कहाँ पाई जाती है, आंवला, और भी बहुत उदाहरण है, मुख्यतः आंवले का उदाहरण याद रखना। स्वबंध्य जो जाति है या स्वबंध्य जो पौधा है वो आंवला है। ऐसे में क्या करें, हम ऐसे बगीचे लगाने के साथ साथ हम पराग देने वाले वृक्ष लगाएं, यानी हम दूसरी किस्म लगाएं, तो भी हम अफलन से बच सकते हैं। उसके बाद हम अगली बात करें पराग ले जाने वाले कीट पालना। पराग ले जाने वाले कीट पालना। अब दोस्तों अगर पराग ले जाने वाले कीट की बात करें तो हमने जब पॉलिनेशन पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि पौधों में सबसे ज़्यादा जो परागण की क्रिया होती है, पर परागण की, वो एंटोमोफिलस विधि से होती है। एंटोमो यानी कीट, कीट के द्वारा जो परागण होता है वो एंटोमोफिलस कहलाता है। अब क्या है कि जहाँ पे आपको पॉलिनेशन कम लग रहा है, यहाँ कम हो रहा है, तो हो सकता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में कीटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और आसपास अगर ऐसे पराग ले जाने वाले कीटों की भी कमी है तो पॉलिनेशन क्रिया कम हो सकती है। ऐसे में हमें हनी बीज यानी मधुमक्खी या और भी कई सारे जो कीट परागकण अपने साथ ले जाते हैं, उनको हमें
पालना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज बात भूल गए थे, उसको मैं वापस शेयर करना चाहूंगा। पराग देने वाले वृक्षों को, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पराग देने वाले वृक्षों को क्या कहा जाता है? तो इनको पोलिनाइजर्स कहा जाता है। पराग देने वाले वृक्षों को क्या कहा जाता है? तो पोलिनाइजर्स कहा जाता है। थोड़ा इसमें नोट डाउन कर लेना साथ में। दूसरा, अगला हमने पढ़ लिया पराग ले जाने वाले कीटों को पालना। उसके बाद पादप वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी फ्लावर स्टेज आती है या पुष्पन की क्रिया होती है, उसके बाद में फल में ये आपका फ्रूट सेट हुआ, यहाँ पे एक विगलन परत का निर्माण होना शुरू हो जाता है। विगलन परत का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वो विगलन परत क्या करती है, आपका जो टहनी होती है वहाँ से फ्रूट को ड्रॉप करा देती है, छोड़ देती है, जिससे फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं और आपका जो फल बनने की क्रिया थी वो वहीं रुक जाती है। ऐसे में हम क्या करें, NaA नेप्थलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करना है हमें 15 ppm एट द रेट ऑफ 15 ppm का अगर हम स्प्रे करते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे, तो ये आपके विगलन परत को बनने से रोकता है। और विगलन परत अगर नहीं बनेगी तो आपका जो फ्रूट, छोटे छोटे फ्रूट जो ड्रॉप होने की समस्या मुख्यतः बहुत सारे फलों में, नींबू वगैरह में पाई जाती है, तो ऐसी क्रियाएं वहां नहीं होगी। करना क्या होगा, फ्लावरिंग स्टेज या फ्लावरिंग के टाइम पे आपको NaA का 15 ppm का स्प्रे करना है, विगलन परत नहीं बनेगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विगलन परत का निर्माण रोकने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक या PGR का उपयोग किया जाता है? तो NaA, और भी पूछ लिया जाए तो 2,4-D का भी हम उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, 10 से 15 ppm, 10 से 15 ppm। जब हम अगली क्लास में PGR पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि 2,4-D को किस रेंज तक या किस कंसंट्रेशन तक हम PGR में माना जाएगा और किस कंसंट्रेशन से ज़्यादा होने पर फिर वो खरपतवार नाशी के रूप में काम करने लगता है। तो PGR का मुख्य उपयोग जो यहाँ है विगलन परत को रोकने के लिए मुख्यतः NaA, और अगर अगला और आप याद रखना चाहें तो 2,4-D का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी अफलन के बारे में और उनसे बचाव के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे रोज़ नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।